हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं समास। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी कांस्टेबल, पैट, एसएससी, जो भी हो, किसी भी एग्जाम में हिंदी आती हो तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी क्लास। तो सबसे पहले पढ़ेंगे समास। क्या होता है ये समास? तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। समास शब्द है जो वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? सम प्लस के आस। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, और आस का मतलब होता है शब्द या कथन। अर्थात हम कह सकते हैं कि समास में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो कैसे बोलेंगे? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिल से दो से अधिक शब्दों के मिल से बने नए सार्थक शब्द को, सार्थक का मतलब है अर्थ सहित, सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिल से बने नए सार्थक शब्द को, मतलब नया सार्थक शब्द मतलब जो कोई अर्थ निकले, तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस के आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, आस का मतलब होता है कथन या शब्द, अर्थात संक्षिप्त कथन। मतलब एक समास का मतलब संक्षिप्तीकरण करना ही समास है। ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और समास का जो विपरीत होता है वो होता है, मतलब उल्टा विलोम शब्द, वो होता है विग्रह। अगर आपको ऑप्शन में विग्रह ना दिखे तो आप बोल सकते हैं समास का उल्टा व्यास। ठीक है, तो ये हो गया समास। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों समास विग्रह। समास विग्रह बताइए, समास विग्रह किसे कहते हैं? बताइए। सामासिक पद, सामासिक पद या समस्त पद का विग्रह करना ही मतलब तोड़ना। विग्रह करना मतलब तोड़ना। मतलब किसी समस्त पद का विग्रह करना ही समास विग्रह है। ठीक है, किसी समस्त पद का विग्रह करना ही समास विग्रह है। जैसे कि कोई समस्त पद बोलो, जैसे बताओ। जैसे कि मैंने बोल दिया नीलकमल, 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 ये हो गया आपका संक्षिप्त पद। क्या हो गया? संक्षिप्त पद। अब इसका विग्रह करेंगे, नीला है जो कमल। ठीक है, ये हो गया आपका समास विग्रह, नीला है जो कमल, नीलकमल। चलिए आगे और देखते हैं।
जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार। अच्छा दोस्तों, समास में दो पद होते हैं। इस समास के अंतर्गत दो पद होते हैं। कितने? दो। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक है, समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। चलिए अब पढ़ लेते हैं समास के भेद। समास के भेद, तो बताइए समास के कितने भेद होते हैं? बताओ। 6। ठीक है, समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अब 6 प्रकार कौन से होते हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम अव्ययीभाव समास। पहला कौन सा है? अव्ययीभाव समास। दूसरा होगा आपका तत्पुरुष समास। तीसरा होगा आपका कर्मधारय समास। चौथा होगा आपका द्वंद्व समास। पांचवा होगा आपका द्विगु समास और छठवां होगा आपका बहुव्रीहि समास। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम अव्ययीभाव समास के बारे में। नंबर 1 पे अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किससे कहते हैं? मतलब ऐसे समास, ऐसे शब्द जिनका पूर्व पद अव्यय हो या फिर पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व, बस इतना ही ध्यान रखना है, पूर्व पद अव्यय हो या फिर प्रधान हो, वे सभी शब्द अव्ययीभाव समास होते हैं। ध्यान रखना, ऐसा शब्द, ऐसा समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो या फिर प्रधान हो। अव्यय का मतलब होता है दोस्तों, मतलब कुछ ज्यादा अर्थ ना निकल पाना, अव्यय, विकार ना होना, मतलब परिवर्तन ना हो पाना। आप दूसरे तरीके में भी कह सकते हैं उपसर्ग। जिन शब्दों से पहले उपसर्ग आएंगे ना, वो अव्ययीभाव समास होंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण लीजिए, जैसे यथा शक्ति, सबसे ज्यादा पूछा जाता है यथाशक्ति। यथा शक्ति दोस्तों, यथा जो शब्द है वो आपका अव्यय शब्द है, शक्ति की वैल्यू है। शक्ति शब्द आपका, ये आपका शक्ति शब्द की वैल्यू है। यथा शब्द की कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो मतलब शक्ति में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन यथा शब्द में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात ऐसे शब्द जो अव्यय, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। आप दूसरी, अगर आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, जिन जिन शब्दों से पहले उपसर्ग लगे होते हैं वो सब अव्यय शब्द होते हैं, या फिर वो सभी शब्द अव्ययीभाव समास होते हैं। ठीक है, चलिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखेंगे, प्रतिदिन। समझ आ रहा ना? प्रतिदिन, तो प्रति प्लस के दिन। ठीक है, प्रति, प्रति मतलब प्रत्येक दिन, प्रतिदिन मतलब प्रति आपका अव्यय शब्द है। आप अच्छा, अव्ययीभाव समास को आप तोड़ के देख लिया करें। ठीक है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन की वैल्यू है, दिन गौड़ शब्द है, एक तरीका से मूल शब्द हो गया, और प्रति आपका अव्यय शब्द हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका अव्ययीभाव समास। अच्छा ध्यान रखना, कुछ शब्द ऐसे नहीं है, जैसे कि हाथों हाथ, दिनों दिन, ऐसे सभी शब्द अव्ययीभाव समास होते हैं। हाथों हाथ, दिनों दिन, वर्षों वर्ष। ठीक है, ये सभी शब्द मतलब 2 बार रिवाइज हो रहा हो तो समझ लेना वो शब्द अव्ययीभाव समास है ये आपका, और इससे आगे कोई भी अलग नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नंबर 2 पर पढ़ेंगे। नंबर 2 बताओ कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए
नंबर 2 पे तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या होता है? ऐसा समास या फिर ऐसा शब्द जिसका उत्तर पद प्रधान हो। कौन सा? उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, ऐसे शब्द तत्पुरुष समास कहलाते हैं। उत्तर पद बोले तो बाद वाला पद। मैं बता चुका हूं आपको कि समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। पूर्व पद जो प्रधान होगा वो अव्ययभाव समास में होगा, उत्तर पद जो प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास में होगा। तो दोस्तों चलिए, जैसे कि उदाहरण है राजकुमार। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा राजा का कुमार। किसका कुमार? राजा का कुमार। तो पूर्व पद मतलब उत्तर पद तो ये हो गया, मूल शब्द कौन सा हो गया? राजा का कुम्हार, अर्थात कुमार अव्यय शब्द हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर पद में प्रधान, राजा का कुमार। ठीक है, अच्छा आपको पता है तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं शायद। ठीक है, चलिए तत्पुरुष समास के भेद जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? भेद। दोस्तों तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से हैं? 6 भेद दोस्तों हमने उठाए हैं कारकों से, कारकों की विभक्तियों से। तो आपको कारक आते होंगे, कर्ता ने कर्म को, हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आपने पढ़े होंगे, बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए वातान से संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे वाह, ये सब संबोधन होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से मात्र 6 प्रकार के तत्पुरुष समास उठाएंगे। जैसे कौन से? सबसे पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। अच्छा ये बताइए, कर्म शब्द तत्सम है या फिर तद्भव है? कर्म शब्द तत्सम है या फिर तद्भव है? बताओ। तत्सम सही है, क्योंकि ऊपर रा उड़ रहा है। मैंने बताया था रा उड़ रहे हो या फिर ऋषि युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर इनका या तो लोप हो जाएगा या फिर ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष, इसमें क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, मतलब को विभक्ति युक्त शब्द होंगे जो को विभक्ति, जिन शब्दों में को विभक्ति होगी वो सभी शब्द, वो सभी समास कर्म तत्पुरुष समास होंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण था बोलो। यथा प्राप्त, यथा प्राप्त, यथा प्राप्त, यथा प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त होगा बेटा, यथा प्राप्त नहीं होगा। यश प्राप्त, सर्वास, रुक जाओ, यश प्राप्त। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा यश को प्राप्त। तो देखिए को व्यक्ति आई है, तो ये कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष। कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे देखते हैं। नंबर 2 पे कौन सा प्रकार है इसका बताओ? कर्म तत्पुरुष। वेरी गुड। नंबर 2। अच्छा उदाहरण और बताइए। और दूसरा उदाहरण क्या बोला था तुमने? स्वर्गवास। स्वर्गवास का समास विग्रह हो जाएगा स्वर्ग को वास, मतलब स्वर्ग को वास हो गया। ठीक है, तो ये स्वर्ग को प्राप्त या स्वर्गवास। ठीक है, चलिए कर्ता ने कर्म को, नंबर 2 पे हो गया करण से। ठीक है, तो करण तत्पुरुष। कौन सा? करण तत्पुरुष। अच्छा इसमें कौन सी विभक्ति होती है? से शब्द। तो से विभक्ति से युक्त शब्द होंगे से विभक्ति से युक्त शब्द होंगे वो सभी करण तत्पुरुष होंगे। ठीक है, चलिए अब उदाहरण देखते हैं। बताइए उदाहरण, बोलिए अगर आपको पता है तो। मन चाहा, मन चाहा।
तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मन से चाहा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं मन से चाहने वाला। तो से विभक्ति आई है, मन चाह, मन से चाहने वाला। मन चाह आप समास विग्रह करके समास का पता लगाएं। अगर आपने डायरेक्ट जानने की कोशिश करी तो आप गलत कर सकते हैं। तो ये मन चाह, मन से चाहने वाला, ठीक है। चलिए नंबर 3 पे देखते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष अगला कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष। अच्छा, संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी होगी? के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अर्थात जिन समास पदों में, समस्त पदों में के लिए विभक्ति होगी, अर्थात जिनका विग्रह करने पर के लिए शब्द आए, तो वो कौन से समास होंगे? संप्रदान समास। कौन से? उदाहरण बताइए। चलिए। वेरी गुड। प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला का कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? संप्रदान तत्पुरुष। तो प्रयोगशाला को हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? प्रयोग के लिए शाला। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, ठीक है। और कोई? रसोई घर। रसोई के लिए घर है ना, तो के लिए शब्द आया रसोई घर, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा कौन सा है? अपादान। अपादान। अपादान तत्पुरुष। तो अपादान की विभक्ति क्या होगी? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। लेकिन से जो से विभक्ति होगी थोड़ी अलगाव की स्थिति में होगी। अलगाव बोले तो अलग होने की स्थिति में, अलग होने की स्थिति में, ठीक है। जो से विभक्ति आएगी अपादान तत्पुरुष समास में, जो से विभक्ति आएगी वो अलगाव की स्थिति में आएगी, अलग होने की स्थिति में। जैसे कि उदाहरण बोलिए। ऋण मुक्त। ऋण मुक्त, अर्थात इसका हम समास विग्रह करेंगे ऋण से मुक्त, मतलब धन से मुक्त। अर्थात जिसके पास धन नहीं हो तो वो ऋण से मुक्त, मतलब धन खत्म उसके पास, तो अलग होने की स्थिति में ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ठीक है। चलिए एक उदाहरण बोल दीजिए। गुणहीन। वेरी गुड। गुणहीन अर्थात गुण से हीन, मतलब जिस व्यक्ति में गुण ही नहीं है तो वो गुणहीन ही होगा ना, अर्थात गुणों से बहुत दूर है वो, ठीक है। तो अलगाव की स्थिति, अलग होने की स्थिति में ये हो गया आपका अपादान तत्पुरुष। चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा बताइए कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध। क्यों? सही है ना। नंबर 5 पे संबंध तत्पुरुष। बताइए संबंध तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति आती है? का, की, के। का, की, के। मतलब ऐसे शब्द, ऐसे समास वाले शब्द जिन्हें विग्रह करने पर का, की, के शब्द आए, ऐसे समस्त पद जिनका विग्रह करने पर उनमें का, की, के इनमें से कोई भी एक विभक्ति आए तो वहां पे कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष। कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष। अच्छा उदाहरण बोलिए। राजपुत्र। राजपुत्र। वेरी गुड। राजपुत्र, राजा का
पुत्र, सही है। अर्थात पुत्र का राजा से संबंध है, राजपुत्र का राजा का पुत्र। और कोई? गंगा जल, गंगा जल, अर्थात इसका विग्रह करेंगे गंगा का जल। क्यों? सही है ना। तो देखिए काव्य व्यक्ति आई यहाँ पे भी काव्य व्यक्ति आई है, मतलब गंगा का जल से गंगा का जल से संबंध है, राजा का पुत्र से संबंध है। ठीक है, ये हो गए राजा का पुत्र, राजपुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल। ठीक है, तो चलिए नंबर 6 पे देखते हैं। बताइए नंबर 6 पे कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। वेरी गुड। अधिकरण तत्पुरुष। चलिए अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति बताओ मुझे। मैं कॉमा पर। अगर किसी समास का विग्रह करने में मैं कॉमा पर ये विभक्तियां दिख जाए तो सोच लेना वहां पे क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। चलिए उदाहरण देखते हैं, बताओ। नगरवास, नगर वास, मतलब नगर में वास, अर्थात नगर में वास करने वाला नगरवास। और कोई? और बताओ। शोक मग्न, शोक मग्न, तो आप बोल सकते हैं शोक में मग्न। सही है, मतलब दुख में मग्न, दुख से भरा हुआ। ठीक है, शोक में मग्न। नगर को वास करने वाला, नगर में वास करने वाला नगरवास। ठीक है, तो मैं, और यहाँ पे भी मैं विभक्ति है, तो ये कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों मैं 90 बार तत्पुरुष समास बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। बताइए तीसरा कौन सा प्रकार है समास का? कर्मधारय, कर्मधार है। नंबर 3 पे है कर्म धारय समास। तो बताइए कर्मधारय समास कौन से होते हैं? क्या पहचान है कर्मधारय समासों की? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, बताइए कर्मधारय समास किसे कहते हैं? ऐसे समास जिनमें किसी समास की विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो वे शब्द कर्मधारय समास होते हैं। मतलब विशेषण और विशेष शब्द दोनों होंगे कर्मधारय समास में। कौन कौन से? विशेषण और विशेष। अच्छा, दूसरी पहचान इसकी कर्मधारय समास की एक पहचान है, अगर किसी समास में है जो और के समान आ रहे हो तो वहां पे सोच लेना कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के अंतर्गत विशेषण और विशेष की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष की प्रधानता होती है। अच्छा, जैसे कि उदाहरण देखते हैं, बोलो। चरण कमल, चरण कमल, मैंने बताया कर्मधारय समास की सिर्फ एक ही पहचान रखना, है जो और के समान। ठीक है, तो देखिए चरण कमल एक बता रहा हूं, है जो के समान। अगर किसी समस्त पद का या समास का विग्रह करने पर है जो के समान ये दो पद बने बीच में, तो सोच लेना वहां पे कर्मधारय समास है। ठीक है, देखिए चरण कमल, कमल के समान, के
समान चरण, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। अर्थात सीधी सीधी बात है, देखिए कर्मधारय मतलब यहाँ पे कर्म बताए जाते हैं एक तरीके से, मतलब जैसे कि और देख लीजिए चरण कमल, मतलब उसके पैर चरण कैसे हैं? कमल की तरह हैं, मतलब इतने सुंदर हैं कि कमल के समान उसके चरण, ठीक है। और कोई उदाहरण बताओ, चलो। प्राण प्रिय। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय प्रिय मतलब प्राणों से है जो प्रिय, ठीक है। प्राणों से है जो प्रिय, ये तो कौन सा समास हो गया? ये कर्मधारय समास, प्राण प्रिय, ठीक है। और कोई? महात्मा। महात्मा, वेरी गुड, महात्मा, महात्मा कैसे उल्लेख करेंगे? महान है जो आत्मा, तो है जो और के समान, महान है जो आत्मा, तो ये हो गया महात्मा, ठीक है। तो कर्मधारय समास समझ में आ गया। चलिए और आगे देखते हैं, नंबर 4 पे कौन सा है? द्विगु समास। समास का नंबर 4 है द्विगु समास। क्या पहचान है इस द्विगु समास की? जितने भी समस्त पद, जितने भी समास पद या फिर जितने भी शब्द संख्या से प्रारंभ हो रहे हो, किसी संख्या से प्रारंभ हो रहे हो, तो वे द्विगु समास कहलाते हैं। अब देखिए इसमें नाम ही छुपा हुआ द्विगु, द्विगु, द्विगु का मतलब दुगना, दुगना अर्थात संख्या आ रही है ना, तो अर्थात ऐसे शब्द जो संख्या से शुरू हो रहे हो, जैसे कि वो सभी समास द्विगु समास कहलाएंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण बोलो। त्रिलोक। वेरी गुड। तो देखो त्रिलोक, तो देखो त्रिलोक, बताइए त्रिलोक का समास विग्रह क्या होगा? तुम बताओ। तीन लोग, वेरी गुड, तीन लोग मतलब संख्यावाचक शब्द द्विगु समास होंगे, इतना ध्यान रखना, संख्यावाचक शब्द द्विगु समास होंगे, अर्थात जिन शब्दों समासिक पदों में पहले संख्या आ रही हो तो वे कैसे समास होंगे? द्विगु समास। और कोई उदाहरण? चौराहा, देखिए अर्थात 4 राहों का समूह, ठीक है। चार राहों का, अच्छा 4 राहों का समूह बोलेंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो चौराहा का संधि बताओ विग्रह क्या हो रहा है? 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह अर्थात मतलब संख्यावाचक शब्द द्विगु समास तो होंगे, लेकिन अगर विशेष अर्थ में रूढ़ हो रहे हो तो वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाएंगे, मैं आगे बता दूंगा। तो मतलब आप इतना ही ध्यान रखना कि जितने भी संख्यावाचक शब्द होंगे वो द्विगु समास होंगे। अगर कहीं पे साथ में बहुब्रीहि ऑप्शन में जैसे कि बहुब्रीहि दे रखा है, जैसे कि चौराहा आ गया, 4 राहों का समूह, तो समूह में अन्य के अर्थ में तो चौराहा हो गया। तो यहाँ पे अगर किसी ऑप्शन में द्विगु समास के साथ बहुब्रीहि समास भी दे रखा ऑप्शन में, तो आप द्विगु से पहले बहुब्रीहि को मान्यता देंगे। किसको? अगर वहां पे बहुब्रीहि नहीं दे रखा तो आप ध्यान रखना ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, ठीक है। द्विगु ऐसे समास जो संख्या से शुरू हो, संख्यावाचक समास, संख्यावाचक शब्द द्विगु समास कहलाते हैं, ठीक है। नंबर 5 बताओ, नंबर 5 पे कौन सा है? द्वंद्व। द्वंद्व समास। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में देखो क्या कहते हैं कि जैसे घर में बोलते हैं ना, द्वंद्व पेड़ रखो है। द्वंद्व का मतलब होता है जैसे भाई बहन लड़ रहे हो, कि भाई बराबर लड़ाई रही हो तो तभी तो द्वंद्व मिलेगा। तो द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, मतलब दोनों पदों की बराबर वैल्यू होगी, पूर्व पद की और उत्तर पद की भी। द्वंद्व, वो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। दोनों पद प्रधान, जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे वो द्वंद्व समास होगा। जैसे कि
माता पिता। क्यों? माता पिता। अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, अगर बीच में ये योजक वाला चिन्ह आ जाए तो सोच लेना द्वंद्व समास है। भाई बहन, और बताओ, तुम बताओ। नर नारी, नर नारी, ठंडा ठंडा गरम, पाप पुण्य, मतलब ये सभी शब्द द्विगु समास, द्वंद्व समास होंगे। सॉरी, कैसे होंगे? द्वंद्व, मतलब दोनों पद प्रधान बोलते ना। शॉर्ट ध्यान रखना, द्वंद्व प्रयोग रखा है तो द्वंद्व कौन मिलेगा? या तो भाई बहन लड़ रहे होंगे या तो माता पिता लड़ रहे होंगे, ठीक है, तो ये हो गया द्वंद्व समास। ठीक है, नंबर 6 पे लास्ट समास है आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। बताइए बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, मतलब ऐसा समास जिसमें कोई अन्य पद, बोले तो तीसरा पद, ठीक है, प्रधान हो, मतलब किसी तीसरे के अर्थ में रूढ़ हो रहा हो शब्द। जैसे आप, मैंने पढ़ाया था आपको योग रूढ़ शब्द, जो योग रूढ़ शब्द है उनका दूसरा नाम बहुब्रीहि समास है। ठीक है, और बहुब्रीहि समास का दूसरा नाम है योग रूढ़, मतलब दोनों पदों के प्रधान ना होने पर किसी अन्य पद का प्रधान हो जाना, तो वो बहुब्रीहि समास होंगे। जैसे कि दशानन, आपको उदाहरण हो तो तुम बोल सकते हो। ठीक है, मतलब 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके। अब देखिए संख्या भी आई है पहले, और 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात तीसरा व्यक्ति कौन हो गया? बताओ, रावण हो गया ना, रावण। मतलब 10 हैं आनंद जिसके, मतलब नया शब्द निकल के आ गया यहाँ पे, कौन है वो? रावण। ठीक है, तो देखो 10 आया ना पहले, संख्यावाचक शब्द है, तो आप इतना ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन दे रखा है कि दशानन में, क्वेश्चन है कि दशानन में कौन सा समास है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर वहां पे बहुब्रीहि नहीं है, ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है, तो आप द्विगु समास मारेंगे। क्या मारेंगे? द्विगु। और अगर वहां पे बहुब्रीहि भी दे रखा है, द्विगु भी दे रखा है, तो सबसे पहले बहुब्रीहि समास को महत्ता देंगे। किसको? बहुब्रीहि समास को। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पे द्विगु नहीं दे रखा हो, बहुब्रीहि दे रखा हो, तो बहुब्रीहि समास खुद ही हो जाएगा। ठीक है, दशानन। और बताइए कोई उदाहरण? लंबोदर, 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 मतलब लंबा है जिसका उदर। कौन है बताओ? गणेश, वेरी गुड, लंबा है जिसका उदर। उदर किसे कहते हैं? पेट। बोले तो क्या हो जाएगा? गणेश। ठीक है, तो नया शब्द निकल के आ गया यहाँ पे, गणेश, तो ये हो गए बहुब्रीहि समास। और कोई उदाहरण बताओ? त्रिलोचन, त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसकी, मतलब 3 है आंखें जिसकी, कौन हो गए? शिव भगवान। तो दोस्तों ये थे आपके समास। तो मैंने समास बता दिए, एक बार विजन करा देता हूं। समास किसे कहते हैं? समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस के आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, और आस का मतलब होता है कथन या शब्द, अर्थात किसी समस्त पद का, किसी समास का संक्षिप्तीकरण करना ही समास है। ठीक है, समास का उल्टा होता है विग्रह, या फिर आप कह सकते हो व्यास। समास, विग्रह। समास शब्द में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। ठीक है, चलिए दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, या फिर प्रथम पद अव्यय होगा, अर्थात मतलब उपसर्ग युक्त जो शब्द होंगे वो अव्ययभाव समास होंगे। प्रतिदिन, यथाशक्ति, ठीक है, इस प्रकार के जो सभी समास होंगे वो अव्ययभाव समास होंगे। नंबर 2 पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो कारक की जो विभक्तियां होती हैं वो सभी तत्पुरुष समास में आती हैं। किसमें? तत्पुरुष समास में क्या आती है? कारक की विभक्तियां। अब कारक, हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8। संस्कृत में कितने होते हैं? 6। तो संस्कृत वाली जो कारक विभक्तियां हैं 6, कारक में जो मेन विभक्तियां 6, वो तत्पुरुष समास में ली गई है। कौन कौन सी? कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण तत्पुरुष। चौथे नंबर पे संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष,
संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, ये थे। तो इन 6 समासों में ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं और 6 में विभक्तियां लगी हुई हैं। तो आपको अगर कारक आते होंगे तो आप तत्पुरुष समास बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बेभाव तत्पुरुष नंबर 3 पे आता है कर्मधारय। कर्मधारय समास की पहचान है जो और के समान। अगर किसी समास का विग्रह करने पर है जो और के समान शब्द दिख जाए तो सोच लेना वहां पे कर्मधारय समास है। नंबर 4 पे आता है द्विगु। द्विगु का मतलब होता है दोगुना, बोले तो मतलब संख्यावाची शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो संख्या से प्रारंभ हो रही हो तो वे द्विगु समास होते हैं, ठीक है। नंबर 5 में आता है द्वंद्व। द्वंद्व क्या होता है, मतलब द्वंद्व मतलब उसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे कि घर में द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्व पर रखा, मतलब एक तरीके से लड़ाई झगड़ा होना, तो दोनों पक्ष बराबर से होते हैं एक तरीके से, तो वहां पे हो गए द्वंद्व समास। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है, माता पिता, माता और पिता, तो ये सब आपके द्वंद्व समास होंगे। और नंबर 6 कौन सा है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किससे कहते हैं, मतलब ऐसा समास जिसमें कोई अन्य पद प्रदान हो, मतलब दोनों पद जो पूर्व पद उत्तर पद हो उनकी प्रधानता ना होकर कोई अन्य पद ही प्रदान हो जाए तो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि दशानन, लंबोदर, और बताओ पंचवटी, ठीक है। तो ये सभी समास होंगे आपके बहुव्रीहि समास होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।